Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 11 May 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is, this first assessment performed by the nurse while initiating a nurse-patient relationship किसी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की शुरुआत करते समय आपको सबसे पहले कौन सा असेसमेंट परफॉर्म करना चाहिए? ऑप्शन ए वाइटल साइंस, ऑप्शन बी अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिम्टम्स, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री। जब भी किसी पेशेंट के साथ आप नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो असेसमेंट किया जाता है उसमें अपीयरेंस एंड बिहेवियर इंक्लूड करते हैं। आप क्लाइंट के सामने सबसे पहली बार जब जाते हैं तो आप क्लाइंट की अपीयरेंस देखते हैं, क्लाइंट दिख कैसा रहा है, उसकी अपीयरेंस आपको उसके बारे में क्या बता रही है और उसका बिहेवियर कैसा है। ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का इनिशियल असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज ऑफ रिलेशनशिप व्हाट वुड द नर्स टॉक टू द पेशेंट हु इज वेटिंग फॉर एम्पुटेशन ऑफ फुट। अगर किसी क्लाइंट में एम्पुटेशन ऑफ फुट होने वाला है और इस पेशेंट में नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के दौरान ओरिएंटेशन के फेज में आपके द्वारा इससे कौन से टॉक की जा सकती है? ऑप्शन ए, summarize the previous section. Option B, talk with him about the favorite hobbies. Option C, allow him to express his feelings. Option D, review his medical record. The right answer is option B. किसी भी क्लाइंट में नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की शुरुआत ओरिएंटेशन फेज से होती है और इसमें हम क्लाइंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसकी हॉबीज़ आदि के बारे में। जब भी क्लाइंट से आप थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहली फेज़ प्री इंटरेक्शन फेज़ के नाम से जानी जाती है। दूसरी फेज़ इंट्रोडक्टरी या ओरिएंटेशन फेज़ होती है। तीसरी वर्किंग फेज़ होती है और चौथी टर्मिनेशन फेज़ के नाम से जानी जाती है। प्री इंटरेक्शन, ओरिएंटेशन, वर्किंग, टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच इज़ द परसेप्शन डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर परसेप्शन से संबंधित है? डेल्यूशन, ऑब्सेशन, अपैथी, हेल्यूसिनेशन। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन इज अ परसेप्शन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, psychosexual disorder in which sexual behavior is directed to animals। उस साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का नाम आपको बताना है जिसमें एनिमल्स के लिए सेक्सुअल बिहेवियर देखने को मिलता है। एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल बिहेवियर करना किस साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है? फैटिचिज्म, बेशियालिटी, पॉर्टिन्यूरिज्म या फिर ट्रांसवेसिस्टिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए नॉन एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम बेशियालिटी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी पर्सन के द्वारा सेक्सुअल प्लेजर के लिए, सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हम बेशियालिटी के नाम से जानते हैं। एनिमल्स में हम ऐसे पर्सन्स के द्वारा नॉन ह्यूमन मैमल्स एनिमल का मोस्टली इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। इसके अलावा स्नैक्स हैं, पोल्ट्री के एनिमल्स हैं, इन सभी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स कंपेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर
with those of chronic renal failure and the end select acute renal failure, this process is called। एक नर्स किसी पेशेंट के सिम्टम्स को एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन के सिम्टम्स के साथ कंपेयर करती है और उसके बाद ये सेलेक्ट करती है कि क्लाइंट में एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन है। तो दो डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके किसी चीज का फाइनल सिलेक्शन करना किस प्रकार का मेथड है? डाटा कलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा कंपेयरिंग, डाटा क्लस्टरिंग। दो चीज़ों को आपने कंपेयर किया, फिर उसमें से एक को सेलेक्ट किया, तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिनरी बैग ऑफ अ पॉलिश कैथेटर पेशेंट नीड टू बी केप्ट। किसी पेशेंट जिसे पॉलिश कैथेटर लगा हो, उसका यूरिनरी बैग किस जगह पर रखा जाएगा? एट द लेवल ऑफ पेशेंट, बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, on the lap of the patient, above the level of patient। पॉलिश कैथेटर लगाकर जो यूरिनरी बैग होता है जिसमें क्लाइंट का यूरिन कलेक्ट हो रहा होता है, उसे हमेशा क्लाइंट की कमर के लेवल से नीचे रखा जाता है ताकि यूरिन यूरिन जो है ब्लैडर से प्रॉपरली ड्रेन होकर इस बैग के अंदर कलेक्ट हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही मानेंगे। पेशेंट के लेवल से या पेशेंट के ब्लैडर के लेवल से हमेशा इसे नीचे रखना है ताकि यूरिनरी ब्लैडर से ग्रेविटी के कारण सारा यूरिन ट्यूब के थ्रू इस यूरिनरी बैग तक पहुंच सके। अगर आपने इसे पेशेंट के लेवल पर रखा तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर आप क्लाइंट की लैप में इसे रखेंगे तो भी यहाँ पर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा और अगर क्लाइंट के लेवल से इसे ऊपर रखते हैं तो ड्रेनेज नहीं होगा, साथ ही साथ यूरो बैग और ट्यूब के अंदर जो मौजूद यूरिन है वो वापस ब्लैडर की तरफ मूव करेगा और इससे क्लाइंट के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडोलेसेंट बॉयज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। किसी एडोलेसेंट बॉय में यानी 11 से 19 साल के बच्चे में प्रतिदिन कितना परसेंट टोटल फूड का कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है? 40 to 50%, 55 to 45 to 65%, 50 to 65%, 55 to 65%। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस प्रोसेस के लिए टोटल 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ये मान लीजिए किसी क्लाइंट की थाली है यानी हर दिन में वो टोटल फूड लेता है, इस सर्किल द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इतना हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा 45 से 60% है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के को डिनोट करता है, यानी पूरे खाने का लगभग 45 से 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए और बचे हुए पार्ट के अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर आदि इंक्लूड किए जाते हैं। तो 100% टेकन फूड का 45 टू 65% एडोलेसेंट बॉय के लिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जो इस बच्चे की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइटनेस ऑफ परफ्यूज ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज। पेनिस के ऊपर जो फॉरस्किन पाई जाती है अगर वो टाइट हो जाए जिससे कि हम इसे पेनिस के ऊपर रोल डाउन नहीं कर पाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ऑर्काइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, फिमोसिस, बैलेनाइटिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इट इज कॉल्ड फिमोसिस। लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज टर्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्काइटिस टर्म की। इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिस। अगर किसी व्यक्ति के एक या दोनों टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये चीज ऑर्काइटिस कहलाती है। यहाँ पर आइटिस शब्द जो है ITIS, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन और ये जिस जगह पर भी आपको किसी शब्द के पीछे जुड़ा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है उस शरीर के हिस्से के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। जैसे कि यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं, तीनों में आइटिस मौजूद है, इसे अपने
ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट टर्म है प्रोस्टेटाइटिस। अब नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना। प्रोस्टेस्टेसिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसमें क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये पेनफुल कंडीशन है। इस क्वेश्चन का आंसर फिमोसिस टर्म क्या है एग्जैक्टली से समझते हैं। फिमोसिस इज अ कंडीशन व्हेन द foreskin is too tight to pull back over the head of the penis is called phimosis। फिमोसिस कंडीशन के अंदर पेनिस के ऊपर वाली स्किन को पर्सन चाहकर भी ग्लांस पेनिस के ऊपर पुल नहीं कर पाता, ये चीज फिमोसिस है। लास्ट टर्म आती है ऑप्शन डी के अंदर जो बताई गई थी, बैलेनाइटिस। इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लांस पेनिस, यानी पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा होता है, हेड पार्ट होता है, उसे हम ग्लांस के नाम से जानते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। अगर इस ग्लांस पेनिस वाले हिस्से के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये कंडीशन बैलेनाइटिस के नाम से जानी जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ द पेनिस और ग्लांस इज कॉल्ड बैलेनाइटिस। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। ये बेसिक टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन में मलेरिया डिजीज होने पर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है? क्विनिन, आर्टेमिटर, क्लोरोक्विनिन, प्रीमाक्विनिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रेगनेंसी के दौरान मलेरिया होने पर ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विनिन ड्रग इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी फीमेल को क्लोरोक्विन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी फीमेल क्लोरोक्विन की रेसिस्टेंट है, तो आप वहाँ पर क्विनिन भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान मलेरिया के ट्रीटमेंट में प्रीमाक्विनिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ड्रग यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the most important information the nurse and the rapid response team must keep in mind when caring for a client who had a cardiac arrest? किसी पेशेंट को यदि कार्डियक अरेस्ट हुआ हो तो इस पेशेंट को टेकल करने वाली रैपिड रिस्पांस टीम के मन में किस बात का ख्याल रहना जरूरी है? ऑप्शन ए, एज ऑफ द क्लाइंट। ऑप्शन टू, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज anoxic। Option 3, heart rate of the client before the arrest. Option D, emergency medications available for the client. किसी क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और आप उसे रिसस्टिटेट कर रहे हैं, आप रैपिड रिस्पांस टीम के मेंबर हैं, तो इन चारों में से किस बारे में आपको पता होना जरूरी है, यह आपको बताना है। यहाँ पर एज ऑफ द क्लाइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता हमारे लिए। इमरजेंसी मेडिसिन्स कौन-कौन सी अवेलेबल हैं, ये बात याद रखनी ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। लेकिन ये मेडिसिन्स सिर्फ़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद हमें इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर नर्सेज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको बताना था। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। जब भी किसी क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कार्डियक अरेस्ट से पहले क्लाइंट की हार्ट रेट कितनी थी, ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इस प्रकार की कंडीशन में पेशेंट में हार्ट रिदम कैसी थी, ये चीज़ मायने रखता है। तो आपका ऑप्शन 3 भी गलत हो जाता है। फाइनली ऑप्शन 2 हमारे पास बचता है, जो कि सही आंसर भी है। क्लाइंट को कितने देर पहले कार्डियक अरेस्ट आया था और क्लाइंट की बॉडी टिश्यूज़ कितने देर से ऑक्सीजन के अभाव में है। एनोक्सिया शब्द का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी टिश्यूज। एनोक्सिया कह दीजिए या इसे आप हाइपोक्सिया भी कह सकते हैं। इसका मतलब है बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना। अगर हमारे ब्रेन के बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा हो जाती है, 4-5 मिनट से ज़्यादा अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इस सिचुएशन में जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं
उनकी डेथ हो जाती है और क्लाइंट फिर कभी भी ठीक नहीं हो पाता। जब क्लाइंट के ब्रेन टिश्यूज काम करना बंद कर देते हैं तो हम उसे क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब हम कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को टेकल कर रहे हों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि क्लाइंट में ब्लड सर्कुलेशन कितनी देर से रुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम? कौन सा रोग प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस, काला आजार? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एमसीक्यूज को क्विकली रिवाइज किया। होपफुली आपको आज की ये शॉर्ट क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।